रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF4 Canon. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to Smart Eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structures. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज बताएंगे आपको एक नए इनिशिएटिव के बारे में। बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी की, एक ऐप की, एक नई ऑर्गेनाइजेशन की और एक खास मेहमान के साथ। आज हम बात करेंगे कि आप भी अगर एक्सेसिबिलिटी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इसमें महारत नहीं रखते, फिर भी आप कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐप येस टू एक्सेस की। ये क्या है, क्यों इसे डेवलप किया गया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों इस ऐप के बारे में सोचा गया। इसके ऊपर बात करने के लिए जो इस प्रोजेक्ट की लीड हैं, भूमिका मोड़ जी हैं हमारे साथ। ये एपीडी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड है, यानी एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। भूमिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। नमस्ते महाजन जी, थैंक यू, आपने मुझे इस पे बुलाया और आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं क्या क्या बातें कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा एपीडी के बारे में बताएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और आप अपने बारे में बताएं। बिल्कुल, तो एपीडी एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी लगभग 60 साल से डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है। मूल क्षेत्र हमारा बैंगलोर है और कर्नाटका के अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं। ये शुरू किया था एक महिला ने जिनका नाम था NS हेमा। वो खुद पोलियोग्रस्त महिला थी, लेकिन वो थोड़ी समृद्ध परिवार से थी, तो उनको हर दिन की जो तकलीफें होती हैं वो कम सामना करना पड़ा।
लेकिन उन्होंने सोचा कि जो दूसरे लोग हैं जिनको इतनी सुविधाएं नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो 16 साल की उम्र में उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी और आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सारी प्रिंसिपल्स और उनकी जो थॉट थी जिसके ऊपर उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी, वो अभी भी जिंदा है। तो हम लोग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में एक लाइफ साइकिल अप्रोच यूज करते हैं कि पैदा होने से लेकर आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, अर्ली इंटरवेंशन हो, थेरेपीज हो, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि स्कूल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर ऑल डिसेबिलिटीज, और रिहैबिलिटेशन, एनी काइंड ऑफ एडवोकेसी, हर चीज के बारे में, लाइवलीहुड, हर एस्पेक्ट जो होता है एक इंसान के जीवन का, उस हर एस्पेक्ट को टच करने का उनका उद्देश्य था और वो अभी भी चला आ रहा है और वो एक्सपैंड हो रहा है। मैं हालांकि डिसेबिलिटी क्षेत्र में नहीं हूँ, लेकिन मैं ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ, तो इस कारण से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया इस विषय पर। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को मिला, और इतना यूनिक और इतना नया प्रोजेक्ट है कि आई थिंक इसमें सभी लोग अपना योगदान दे सकते हैं, ना ही सिर्फ डिसेबिलिटी कम्युनिटी। राइट। तो ये बताएं हमें कि आप लॉयर हैं, आपने बताया, और अब आप यस टू एक्सेस की लीड हैं। लॉयर और एक्सेसिबिलिटी कैसे? लॉयर और एक्सेसिबिलिटी तो देखिए, मुझे मैं एक्चुअली हूँ एक रिसर्चर, तो मुझे रिसर्च करना और चीज़ों को एकदम बारीकी से देखना बहुत पसंद है। तो जब हम लोग इंक्लूजन और इकोनॉमिक सोशल राइट्स की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक है वो है पीपल विद डिसेबिलिटी। और जब आप उनको कनेक्ट करें कि क्यों हम आजकल नहीं देख पाते हैं कि हमारे साथ खड़े होके आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई मिल रहा है जो व्हील चेयर पर है या जो साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो हमें लगता है ऐसा क्यों है कि हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो कारण जो हमें समझ में आया वो था कि क्योंकि हमारे पब्लिक स्पेसेस जो हैं, हमारे शहर एक्सेसिबल नहीं है। ना हमारे शहरों में रैंप्स हैं, ना हमारे शहरों में लोग हैं जिनको साइन लैंग्वेज आती है, ना टैक्टाइल पाथ हैं। आप मेट्रोज में जाइए तो टैक्टाइल पाथ के ऊपर कारपेट बिछाए हुए होते हैं। तो अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी बाहर निकलना चाहे भी तो नहीं निकल पाता है। तो इसका जो कारण हमें समझ में आया वो यही था कि क्यों इक्वालिटी और इंक्लूजन अभी भी थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा है, और उसका कारण था एक्सेसिबिलिटी। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने थोड़ा सोचा कि इसके बारे में थोड़ा काम किया जा सकता है। What was your perception for persons with disabilities before joining APD or before becoming a part of this Yes to Access lead? I did not have any perception क्योंकि मेरा ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। मतलब and I am not proud of this, but it is unfortunately जो आज हो रहा है कि क्योंकि दूर रिश्ते में शायद सुना था कि हाँ किसी एक बच्चे को कुछ ऑटिज्म नाम की चीज है, बट दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ माय एक्सपोजर। मुझे उससे ज्यादा जानकारी नहीं थी, और जो ज्यादातर होता है मुझे सिंपैथी थी, जो मुझे अब समझ में आ रहा है कि दैट वाज नॉट द राइट अप्रोच। इट शुड हैव बीन मोर टुवर्ड्स एन एम्पैथी फीलिंग रादर देन अ सिंपैथी फीलिंग, जो अब मुझे मैंने सीखी है। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करूं कि भाई सिंपैथी से कुछ नहीं होगा, आप एम्पैथी लाइए, सोचिए कि उनकी जिंदगी कैसे चलती है और हम क्या कर सकते हैं कि सबकी जिंदगी आसान कर सकें। So you are doing this work just because you have to do a job, or are you enjoying this work? I am enjoying it thoroughly, क्योंकि जॉब का तो ऐसा है कि जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आपको एक बर्डन लगेगा, और समाज के लिए काम करना एक जॉब कभी नहीं हो सकता। इट हैज टू बी डन जब आपको पैशन हो या जब आपको इंटरेस्ट हो उस चीज में। तो मुझे इंटरेस्ट था और अब वो धीरे धीरे पैशन बन गया है। अब मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले यही देखती हूँ कि अरे कोई मेरी व्हीलचेयर वाली फ्रेंड आएगी तो यहाँ कैसे घुस पाए, या ये देखो PDF भेजा उन्होंने, मेरी जो कलीग है विजुअल इम्पेयरमेंट है जिसको, वो ये डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ पाएगी। तो मतलब अब मेरे जहन में आ गया है कि हर चीज को मैं अब एक एक्सेसिबिलिटी एंगल से ही देखती हूँ। तो ये इट इज नो लॉन्गर अ जॉब फॉर मी, इट इज मोर ऑफ अ वे ऑफ
living my life. Anything and everything I do is tinted with the concept of accessibility. राइट। तो आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं? मैं कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं आई वाज टीचिंग अर्लियर, और जैसे मैंने कहा मेरी पीएचडी चल रही है, तो मैं रिसर्च करती हूँ, मैं लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, किताबें लिखती हूँ। तो आई एम अ राइटर एंड अ रिसर्चर, नॉट अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। या चलिए, तो अब आते हैं आपकी ऐप के ऊपर। तो क्या है ये यस टू एक्सेस? ये कब माइंड में आया कि यस टू एक्सेस को डेवलप करना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसे मैंने कहा, एपीडी इतने सारे फील्ड्स में इतने सालों से काम कर रहा है, 1 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं हमारे इतने सालों में। तो एक नेचुरल से प्रश्न उठता है कि इतना हम काम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है और कहाँ दिख रहा है। तो हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने एक दिन बैठ के बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि क्या कर सकते हैं हम कि इस प्रॉब्लम को हम जड़ से सॉल्व कर सकें। कि हम इतने थेरेपी दे रहे हैं, लोगों की जिंदगी इतनी बदल रही है, स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं, 50 साल से हमारा स्कूल चल रहा है, स्टैंडर्ड 8 तक है, लेकिन हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं, इम्पैक्ट्स इतने विजिबल क्यों नहीं है। तो उनको समझ में है कि जो मिसिंग लिंक है हमारे काम में और उसकी विजिबिलिटी में, वो है एक्सेसिबिलिटी। कि हम अगर लाइवलीहुड प्रोग्राम से किसी को प्लेस कराते हैं किसी कंपनी में, तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको जॉब दिला रहे हैं, लेकिन क्या वो उसके बाद उस जॉब को कर पा रहे हैं? तो उसमें उनको पता चला कि क्योंकि या तो ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं था, या तो वो लोकेशन जहां उनको जॉब दी गई वहां एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, या लोग जो थे वो इतने मतलब बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उनको लगा कि हम जो कर रहे हैं उसका लास्ट माइल इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ एक्सेसिबिलिटी के ऊपर करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं हम कि हम एक्सेसिबिलिटी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखे। तो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है, पॉलिसी एडवोकेसी डिपार्टमेंट, बहुत सालों से बहुत मेहनत से काम करा जा रहा है। गवर्नमेंट के साथ मिलके नोटिफिकेशंस निकलते हैं कि आप एक एक लोकेशन को एक्सेसिबल बनाइए। लेकिन हमें लगा कि ये भी काफी नहीं है, हमें और कुछ करना चाहिए जिससे लोगों में, आम जनता में ये भावना आए कि हाँ, हमारा शहर एक्सेसिबल होना चाहिए। तो वहां इस ऐप की उपज हुई। तो एक दिन हमें एक गवर्नमेंट स्कूल ने पूछा, हमारे पॉलिसी एडवोकेसी डायरेक्टर को, मिस्टर बाबू खान, उनसे पूछा कि आप बताइए, अब हमें एक्सेसिबल बनाना है हमारा स्कूल, लेकिन अब आप बताइए कि हम कैसे बनाएं। आप हमें ये 700 पैरामीटर्स वाली लिस्ट मत पकड़ा देना जो एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर लोग देते हैं, हमें इतनी लंबी लिस्ट ना दें आप हमें छोटे छोटे संक्षेप में बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर वहां से ये पूरा चीज और फिर ट्रिगर हुई कि हाँ, हमें कुछ ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जो बहुत बेयर मिनिमम हो और जो थोड़ी डुएबल भी हो। ऐसा नहीं हो कि हम एकदम इमारतें ही मांगने लगे। तो एक एक इंच में, एक एक धीरे धीरे कैसे हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमने इस बेसिस पर हमने शुरुआत करी यस टू एक्सेस ऐप की। तो एक रिक्वायरमेंट्स लिस्ट बनाई हमने कि कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल ऐप में हमने रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो है एंट्रेंस, इंटरनल रूट्स, पार्किंग और सैनिटेशन। ये 4 चीजें हमने आइडेंटिफाई करी, हमने हमारी रिसर्च करी और आइडेंटिफाई करी कि ये 4 सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं किसी भी बिल्डिंग के, कि इंसान अंदर जा पा रहा है कि नहीं, एंट्री कैसी है, पार्किंग कैसी है, रोड से है कि नहीं, अंदर लिफ्ट है कि नहीं, वॉशरूम कैसा है। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें हमने आइडेंटिफाई करी और फिर हमने उसको ऐप में कन्वर्ट किया। ऐप को हमने कंप्यूटर विजन और एआई के बेसिस पे बनाया है। तो ये एआई यूज करता है ऐप। आपको जो भी ऐप यूज करता है उसको कोई एक्सेसिबिलिटी ऑडिट की जानकारी होना जरूरी नहीं है। और ये हमारा मेन उद्देश्य था कि हम समाज को समझाएं, हम सबसे इनपुट लें, सबका योगदान होना चाहिए इसमें। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक्सेसिबिलिटी सिर्फ पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं है, ये हमारे एल्डरली के लिए है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, जिनको भी मोबिलिटी इश्यूज है उनके लिए भी है। तो ये हमें एकदम लिमिट होके नहीं सोचना चाहिए। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस था जिससे हमने अभी ऐप इस स्टेज पर आई है जहाँ अब जाकर। बहुत ही बढ़िया, ऑसम। अब ये बताएं भूमिका जी कि क्या ये ऐप फ्री है? बिल्कुल, ये ऐप फ्री है, कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है उसमें, ना ही होगा। इट इज अ डिजिटल पब्लिक गुड, anybody can use it, anybody can consume the data, anybody can update audits
there is no limit on any financial association whatsoever. इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप लोग? एक तो आप गवर्नमेंट के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, यूज कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये थॉट ही अपने आप में कमाल का था कि आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया एक्सेसिबिलिटी ऑडिट को, तो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? मतलब अगर लोगों ने कर भी लिया ऑडिट, पता लग गया कि ये बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, देन व्हाट? तो देखिए महाजन जी, इसके तो सबसे जो हमने मेन इम्पैक्ट जो सोचा था वो ये था कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो। पहली बात कि अगर मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ या मैं क्रच यूजर हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं कहाँ जाऊँ आज, कि मैं किससे मिल सकती हूँ। अगर मुझे किसी से मिलने जाना है कॉफी पे, तो मैं कहाँ जा सकती हूँ। ये मुझे इंफॉर्मेशन मिलने का कोई तरीका नहीं था पहले, क्योंकि जो भी ऑडिट्स होते थे वो सारे बिल्डिंग को सबमिट किए जाते थे और वो रिपोर्ट्स अलमारियों में बंद हो जाती थी, तो ये नॉलेज कहीं आ नहीं पाती थी बाहर। तो इस ऐप का सबसे मेजर जो आप कंट्रीब्यूशन समझेंगे वो ये है कि पीपल विद मोबिलिटी चैलेंजेस इस ऐप को यूज कर सकते हैं, इसका जो मैप फीचर है वो यूज कर सकते हैं, और उनका हर दिन कैसे उनको कहाँ ट्रैवल करना है, क्या प्रेपरेशन करनी पड़ेगी ट्रैवल करने के लिए, ये सब उनको क्लियर हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमने सोचा हुआ था कि अगर कल हमारे पास गवर्नमेंट आए बोले कि हमें अब एक्सेसिबल बनाना है शहर को, या फिर हमें अगर कोई हमसे पूछे कि हम क्यों बनाएं बिल्डिंग्स एक्सेसिबल, तो हमारे पास डेटा होगा बोलने के लिए कि आप देखिए 90% रैम्प्स जो हैं बैंगलोर के मल्लेश्वरम एरिया में वो एक्सेसिबल नहीं है, आपने लगाई हैं। क्योंकि हमेशा आप कुछ क्लेम करते हैं तो काउंटर क्लेम भी आता है कि नहीं नहीं हमने रैम्प्स लगाई हैं, ऐसे कैसे बात कर सकते हो, अरे सब जगह लिफ्ट हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो हमारे पास डेटा होगा बोलने के लिए कि आपने रैम्प्स बनाई हैं लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है, आपने लिफ्ट्स बनाई हैं लेकिन उनके डोर इतने पतले हैं कि कोई व्हीलचेयर यूजर उसमें घुस ही नहीं सकता। तो ये सब मतलब हमारा सेकेंडरी एम ये है कि हम ये डेटा लेके लोगों को और जागरूक कर सकें, गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस कर सकें कि देखिए यहाँ काम करने की आवश्यकता है। और तीसरा जो अब हमको और समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे लोग इसको यूज करेंगे, अब आप देखिए जो फूड एग्रीगेटर एप्स हैं वहां आप रिव्यू डालते हैं तो अगले दिन आपको कॉल आता है उस कंपनी से या फिर उस रेस्टोरेंट से कि आपने इतना गंदा रिव्यू क्यों दिया। तो जैसे ही हमारा ऐप और ज्यादा पॉपुलेट होता जाएगा, हमें ये उम्मीद है कि लोग इस बारे में सोचना शुरू करेंगे कि अरे मेरी बिल्डिंग एक्सेसिबल रेटिंग इतना खराब क्यों है, मुझे इसका रेटिंग बढ़ाना है। ये हमारा अब उद्देश्य धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये हमारी सोच है कि आगे ऐसा हो। ग्रेट। इसके ऊपर लिस्ट भी है कोई ऐसी कि जिससे हम फाइंड आउट कर सके कि कौन सा प्लेस एक्सेसिबल है हमारे सिटी में, टाउन में? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ऐप में गूगल मैप्स के ऊपर एक एपीआई लेयर बनाया है हमने। तो क्या होगा, आप हमारे ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें 2 फीचर्स हैं, एक है ऑडिट, एक है मैप। ऑडिट से सारे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और जिनके साथ हमारे कोलैबोरेशन चल रहे हैं वो लोग उस ऑडिट को यूज करके ऑडिट्स करते हैं लोकेशंस की, और वो जो ऑडिट करने के बाद जो रेटिंग्स और जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो सारा मैप फीचर पे आता है। तो आप मैप फीचर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको ऑडिट करना जरूरी नहीं है। और आपको मैप फीचर यूज करने के लिए भी हमारे साथ अकाउंट बनाना, ओटीपी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी करना जरूरी नहीं है। आप सीधा मैप खोलिए और आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग ढूंढनी है मुझे, किस तरह की एक्सेसिबिलिटी फीचर मैं ढूंढ रहा हूँ, या फिर मुझे किस एरिया में बिल्डिंग ढूंढनी है। एग्जांपल दीजिए कोई। सर्च कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ मैं बैठी हूँ बैंगलोर में व्हाइटफील्ड में, तो मुझे जाना है मेरे फ्रेंड से मिलने, कोई मीटिंग है ऑफिस की। तो मैं मेरे घर पे बैठ के मैप खोल के देख सकती हूँ कि मेरे आसपास कौन से लोकेशंस हैं जहां मुझे, अगर मैं व्हीलचेयर यूजर हूँ तो जहां मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जहां स्टेप फ्री एंट्रेंस नहीं है, या फिर जहां तो मुझे किस तरह के कीवर्ड्स यूज करने हैं। आपको कोई कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं, वहां पूरी एक फिल्टर है, आप वो सिलेक्ट डीसिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके। तो जैसे आप वो करेंगे, सबसे पहले तो आप जब जैसे मैप फीचर खोलेंगे उसमें सबसे पहले यही आएगा कि आपके आसपास की कौन सी लोकेशन है जिसका ऑडिट हो चुका है। तो आप वहीं देख सकते हैं कि अच्छा मेरे पास ये लोकेशंस हैं, इसका ऑडिट हो चुका है। तो मैं एक एक खोल के भी देख सकती हूँ कि अच्छा क्या ऑडिट हुआ है, क्या रेटिंग आई है, क्या रिव्यू आया है।
तो ये वो भी पूरे मैं देख इंडिया सकती का हूँ। है डेटा इसमें? पूरे, जी जी बिल्कुल, पूरे भारत का है। पूरे भारत। कितने यूजर्स हो गए आपके अभी तक? तो जैसे मैंने कहा, अभी दिसंबर में ऐप हमारी लाइव हुई है। तो अभी फिलहाल हमारे ऑडिट्स ही हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी मैप फीचर उतना पॉपुलेट नहीं हुआ है। तो हम पहले ऑडिट पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग ऑडिट करते जाएंगे, अभी हमारे करीब 1200 ऑडिटर्स हमारे अभी लाइव हैं, जो यूज कर रहे हैं आपको ऑडिट करने के लिए। तो जैसे जैसे पॉपुलेट होती जाएगी, वैसे हम उसको और मैप फीचर को पब्लिसाइज करेंगे, ये क्योंकि ऑडिटर और मैप दोनों के लिए फ्री है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए हमेशा फ्री रहेगा ये। भूमिका जी, एक जो दिक्कत है एनजीओ सेक्टर की, वो ये है कि हम लॉन्च तो करते हैं नई नई चीजें, लेकिन हम इसकी मार्केटिंग पे पैसा नहीं खर्चते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लोगों तक नहीं पहुंचता है और एक टाइम के बाद वो डाई डाउन हो जाता है। दूसरी दिक्कत ये है हमारी एनजीओ सेक्टर की, अभी आप यस टू एक्सेस लेके आई हैं, अगले एक साल में 20 ऐप और आ जाएंगी इसकी तरह। दोनों पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? तो पहली बात जो आपने कही कि नए जो जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको सही तरह की मार्केटिंग नहीं मिल पाती है, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमति हूँ कि बिल्कुल और उसके अपने आप कारण हैं। अब हम मार्केटिंग कंपनीज तो है नहीं, हमारा काम मार्केटिंग करना तो है नहीं, हमारा काम है कम्युनिटी में काम करना। तो जहां तक यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल जब आप डिजाइन करते हैं, जी आप हर चीज की कॉस्ट करते हैं, तो मार्केटिंग की कॉस्ट क्यों नहीं? जब आप आज के टाइम पे हमें समाज में अगर चलना, उस चीज को बनाने का क्या फायदा जब हम लोगों तक उसको पहुंचा ही नहीं पाए? तो ये जो है, क्या आपको नहीं लगता? आई जस्ट वांटेड टू नो योर परसेप्शन, आई एम नॉट गिविंग माय वर्जन, सो ओके आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू बिकॉज आई एम देयर इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता नहीं है डोनेशन वाला माइंडसेट है कि हमें ये इस पे पैसा क्यों ही खर्चना है, क्या ही फायदा होगा, क्यों देना मार्केटिंग के लिए? ये वही माइंडसेट आ जाता है जिसके कारण हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को मरते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने आपको कहा आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। ये हर प्रोजेक्ट में हुआ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है अभी हमने क्योंकि ये एआई और कंप्यूटर विजन के ऊपर बना है, तो नेचुरली बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। और इतना जब हमने इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट करा है, तो हमने कोशिश करी है कि इस पूरे जो पूरा इनिशिएटिव है एक्सेसिबिलिटी का, वो हमने थोड़ा चैरिटी बेस्ड अप्रोच से, थोड़ा हमने भी उसको मार्केटिंग के अप्रोच से ही लिया है। जैसे ही हमारा ऐप और थोड़ा सा पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा, हमारा पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ये तो रही यस टू एक्सेस की बात, लेकिन ओवरऑल जो आप कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स, कहीं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं टेक ऑफ कर पाए हैं, क्योंकि मार्केटिंग के लिए ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ा गया। लेकिन मैं आपको इतनी सांत्वना दे सकती हूँ कि यस टू एक्सेस के साथ ऐसा नहीं है। हमने ये सोच के देखा है, और 65 इयर्स का एक्सपीरियंस है एपीडी को, तो हमने भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं बनते हुए, बिखरते हुए। तो हमने भी ये चीज ध्यान में रखी है कि इसको जितना भी मार्केटिंग और पब्लिसिटी मिल सकती है, उतनी हमने भी उसके लिए स्कोप रखा है। क्योंकि मेरा कंसर्न ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जी और मैंने उस मीटिंग में भी कहा था अग्रवाल साहब को भी, कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब आते हैं तो दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है इसका। खास तौर पे अगर हम यस टू एक्सेस का करें तो हम चाहेंगे कि इसको सरवाइव करें, क्योंकि हमारे पास भी जब भी कोई आता है, तो जब भी हम उसे कहते हैं कि मार्केटिंग करने, डोंट थिंक इट फ्रॉम माय रेडियो उड़ान पर्सपेक्टिव, जनरल पर्सपेक्टिव, जब भी हम कहते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्लीज आप पैसा मत मांगना, हम पे नहीं कर पाएंगे, आप फ्री में ही इसकी ऐड बना दो, फ्री में ही इसको चला दो। हम तो चला देते हैं, हम तो एनजीओ के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन फ्री वाला तो फिर फ्री में ही होता है ना। आप उसको आप यू कैन नॉट डिमांड एनी रिजल्ट्स फ्रॉम अस, तो कि इसका रिजल्ट्स क्या है। तो जनरली मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सिर्फ यस टू एक्सेस ही नहीं, बाकी भी जो आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इतना महंगा प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें एनजीओज मस्ट कीप अ लिटिल बिट बजट फॉर द मार्केटिंग। सो आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये लोगों के बीच में जाए और एक्चुअल में
इसका जो लोग बेनिफिट उठा पाए। दैट वाज माय ओनली कंसर्न। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये चीज मैंने भी देखी है, मैंने भी इसके पहले दूसरे एनजीओज में और पॉलिसी सेंटर्स में काम करा है, और मैंने यही देखा है कि स्पेशली डिसेबिलिटी सेक्टर में एक चैरिटी अप्रोच अपनाई जाती है, जो मतलब नॉट फ्रॉम द डोनर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, कि अरे हम ऐसे कैसे मांगे, मतलब हम ऐसे कैसे पूछें कि आप हमारे लिए ये करो। तो ये एक हक के तरीके से नहीं मांगी जाती है। तो आप मार्केटिंग तो स्टेज बहुत बाद में आएगी, आप जब चीजों को अपने हक समझ के मांगेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, इसको और हमें इसमें ना ही टाइम इन्वेस्ट करना है बल्कि पैसा भी। अब जैसे अगर हम अब किसी न्यूज़पेपर की बात करें या कोई सोशल मीडिया कैंपेन की बात करें, तो उसमें भी हम अभी क्या करते हैं, हाँ ठीक है, अगर उसने शेयर कर दिया तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये एक जो असर्ट करने वाली जो बात है ना, ये मैंने भी थोड़ी सी देखी, कम है डिसेबिलिटी कम्युनिटी में। लेकिन अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे शायद बढ़ जाए, जैसे जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और चेंज हो रहा है। हाँ, और थोड़ा उसमें और एम्पावरमेंट आ रहा है। 9 साल तो हो गए आरपीडी एक्ट को। ये बिल्कुल माइंडसेट हो का गए हैं। खेल है ना, तो एक्ट कहाँ चेंज करेगा? ये तो माइंडसेट चेंज नहीं, होगा तो चीजें चेंज होंगी ना। वो तो बिल्कुल सही है आपकी बात। थोड़ा क्योंकि सा मुझे भी ऐसे अगर हम एग्जाम्पल भी लें, चाहे वो टिकटॉक की एग्जाम्पल ले लो, जहाँ अभी बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल आपको लेनी है तो डीप सीक की लेनी है। तो डीप सीक रातों रात फेमस हो गया, उसका कारण क्या था? जस्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग पे उन्होंने इतना किया कि एक ही दिन में, कुछ घंटों में वो चॉइस बन गई पूरे वर्ल्ड की। तो ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी मेन स्ट्रीम से भी। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे सेक्टर के लिए, अपनी चीजों को लोगों के बीच में लाना। और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अब ये भी प्रॉब्लम है कम्युनिटी की, अगर कोई एक अच्छा इनिशिएटिव आता है तो रेदर देन उसको सपोर्ट करने की बजाय 10 लोग और सेम सिमिलर प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे, जिससे वो ऑडियंस स्कैटर्ड हो जाती है, चीजें स्कैटर्ड हो जाती है, और उसका जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो उसका जो इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं, वो मिसिंग होना शुरू हो जाता है। ये हमने देखा है स्मार्ट केन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा। तो इसके लिए क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हैं, जहाँ कोई फर्क आपको पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका असल में आंसर आपने जो पहले पूछा उससे लिंक्ड है। जैसे अब आप कह रहे हैं कि ओवरनाइट डीप सी को पूरा पॉपुलर हो गया और इतना सब अब उस बारे में बात कर रहे हैं। हमें ये भी सोचना जरूरी है कि मार्केटिंग और वायरल होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। वायरल हुई चीज 3 दिन बाद ठंडी पड़ जाती है, लेकिन जो सस्टेन्ड आप गुडविल बढ़ाते हो, आप धीरे धीरे एक एक ग्रुप से बात करते हो, जाके आप उनको फायदे समझाते हो, तो उस चीज का एक अलग इम्पैक्ट होता है। बीच में व्हाट्सएप के ऊपर भी बड़े प्रश्न उठे थे कि अरे डेटा आपका सिक्योर नहीं है, सब अचानक से कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गए। लेकिन अब क्या, वापस व्हाट्सएप इज बैक, नो वन इज लाइक द होल कॉन्वर्सेशन अबाउट डेटा इज नाउ नो लॉन्गर अ क्वेश्चन। तो चीजें वायरल होती हैं लेकिन सस्टेन नहीं करती हैं। तो हमारा भी अप्रोच जो है, अगर हम वायरल होने वाले पर्सपेक्टिव से येस टू एक्सेस की मार्केटिंग करें तो वो भी कुछ दिनों बाद डाई डाउन हो जाएगी। हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारी अप्रोच है, वो बहुत स्लो होनी चाहिए, और स्लो है। धीरे धीरे हम एक एक कम्युनिटी, एक एक ग्रुप, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक सेक्टर, वहां जाके हम धीरे धीरे बात करेंगे, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और अगर दूसरी एप्स आती हैं तो दैट इज इवन बेटर। इसका मतलब हमने जो किया है वो अच्छा है। इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। करेक्ट। तो अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल सुगम्य भारत, एक्सेसिबल इंडिया। कोई यूजर को लेके कोई टारगेट माइंडसेट कुछ माइंड में कि कितने आपका टारगेट है 1 साल में अचीव करना अगले 3 दिसंबर तक? ऐसा कोई टारगेट, देखिए वही बात हो जाती है, फिर कॉर्पोरेट की तरह काम करना हो तो कॉर्पोरेट की तरह सोचना पड़ता है, फिर आप समाज का काम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसमें पैसे लगे हैं बहुत, लेकिन देयर इज अ सोशल एलिमेंट टू दिस एंड एन एम्पैथी एलिमेंट टू दिस। So though we have our internal targets, but that is not material to the impact or the success that the app should have. कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये ऐप यूज करें, आप इसको, इस पे जो डेटा आता है आप उसको कंज्यूम करें। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे आसान कर सकते हैं, इस डेटा को यूज करके आप लोगों से बात करें कि देखिए आपने रैंप बनाई है, आपने रेलिंग्स लगाई है, लेकिन गमले बिछा दिए हैं रेलिंग के पास,
तो अब कोई चाहे भी तो कोई कैसे यूज कर सकता है उस रेलिंग को। आपने सुंदरता बढ़ाने के लिए 4 गमले लगा दिए, मेट्रो के बाहर सिक्योरिटी के पास आपने जो टैक्टाइल पाथ्स हैं उसके ऊपर आपने पैर पोंछने की मैट लगा दी। तो आप ना इस ऐप यूज कीजिए, आप खुद जाके बात कीजिए लोगों से कि देखिए आपने ये जो किया है, आपकी थॉट सही है, जिसने मेट्रो डिजाइन करी उसने बहुत सही सोचा, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़ा है जिसने मैट बिछाई है उधर, उसको आप समझाइए कि देखो ये आपने टाइल्स सुंदरता के लिए नहीं लगाई गई है, इसका एक यूज है, एक इंटेंडेड पर्पस है, उसको वापस लाइए। अभी जो है यस टू एक्सेस, ये एक प्रॉब्लम फाइंडर और जो स्पॉट करना है इनएक्सेसिबिलिटी को, वो है। क्या आने वाले टाइम में आप एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर की दिशा में भी काम करने वाले हैं? बिल्कुल, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट बनने वाली है, उसमें हमने उसमें हमारा पूरा एक डेटाबेस बन रहा है सब वेंडर्स का, जो अगर आपकी बिल्डिंग रिव्यू हुई है और आपको मान लीजिए 100 में से 23% रेटिंग आई है आपकी, और आपसे लोगों ने बात की और आप चाहते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग एक्सेसिबल बनाएं, तो कैसे बना सकते हैं? तो हमारी वेबसाइट पे हम पूरे वेंडर डिस्क्रिप्शंस डालेंगे कि आपके एरिया में ब्रेल साइन बोर्ड्स बनाने वाले कौन है, आपके एरिया में रैंप लगवाने वाला कौन है, आपके एरिया में तो आप खुद नहीं करोगे एक्सेसिबल? हम खुद करें सर तो फिर लोग क्या करेंगे? तो मतलब आप वहाँ पे, हाँ मतलब आप इंफॉर्मेशन वाला एरिया को ही देखना चाह रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन गैप को कम कर रहे हैं। जैसे ये बिल्ट इन्वायरमेंट को लेके आपकी ऐप है जी, तो कुछ प्लान आगे जाके वेब एक्सेसिबिलिटी पे भी आप इस तरह का कुछ करने वाले हैं? तो असल में हमारा जो यस टू एक्सेस प्रोजेक्ट है उसमें 3 हिस्से हैं। एक है बिल्ट, जो हमारी ऐप से हम शुरू कर रहे हैं, दूसरा है मोबिलिटी, और तीसरा है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। तो उन दोनों में हमारी, क्योंकि थोड़ा सा नॉन ऐप नॉन टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है, तो वो थोड़ा धीरे चल रहा है बैकग्राउंड में। हम ऐप लोग डेवलपर्स से, वेबसाइट डेवलपर्स से बात कर रहे हैं, उनको थोड़ी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि आप डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचिए। AICTE जैसे आप देखिए, उनके खुद के जो गाइडलाइंस हैं ऑन हाउ टू इंक्लूड एक्सेसिबिलिटी इन देयर करिकुलम्स, दैट डॉक्यूमेंट ओनली इज नॉट एक्सेसिबल। तो ऐसी चीजें, मतलब गवर्नमेंट भी इस मीटिंग्स होल्ड करती हैं बार बार इंक्लूजन और डिसेबिलिटी के नाम पर, और फिर उन्हीं मीटिंग्स में ना साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है, ना क्लोज कैप्शनिंग होती है। तो उस कारण से मतलब बहुत सारी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पर हमारा काम जो है इस दिशा में चल रहा है। वेबसाइट ऑडिट्स कर रहे हैं हम लोग, और फिर उन कंपनीज को जाके बात करते हैं कि आपकी वेबसाइट देखिए एक्सेसिबल नहीं है। मोबिलिटी पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, आप जानते ही होंगे, राजीव रटूरी वाला जो मैटर था कोर्ट में, उसमें CDS नालसार को ऑर्डर दिया गया था कि आप पूरे देश भर के एक्सेसिबिलिटी स्टेटस के बारे में एक रिपोर्ट कंपाइल करके दीजिए। उसमें से एक रिपोर्ट हमारी भी थी, कोर्ट ने हमारे रिपोर्ट को भी साइट किया, यस टू एक्सेस का नाम भी है उसमें, और हमने हमारी रिपोर्ट सबमिट करी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कि कितने हमने इंटरव्यूज करे, बजट एनालिसिस करा, और ढूंढा कि पूरे देश में जो ट्रांसपोर्ट है उसमें एक्सेसिबिलिटी में कहाँ कहाँ गैप्स हैं और क्या हमें फिक्स करना चाहिए। तो हमारे तीनों ऑप्शंस, तीनों एरियाज में हमारा काम चल रहा है। ऐप हमारा बिल्ट एक्सेसिबिलिटी का इनिशिएटिव है, बट बाकी एरियाज में भी हमारा काम चल रहा है। लास्ट सवाल जी, RPD एक्ट आया 2016 में, अब हम हैं 2025 में, उसमें एक्सेसिबिलिटी पे बहुत जोर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली एक भी टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ। सुगम्य भारत अभियान, अब पता नहीं गवर्नमेंट कैसे लेगी मेरी बातों को, बट टोटली फ्लॉप, फेल्ड इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर बाय ऑनरेबल मोदी साहब टू द ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद भी वेरी स्लो। जिस हिसाब से इस देश की कंडीशन है, नई बिल्डिंग आज भी इनएक्सेसिबल बनती जा रही हैं, भी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपने एग्जांपल दी गवर्नमेंट की अपने ही प्रोग्रामों में एक्सेसिबिलिटी मिसिंग है। कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे, कल ही मैंने नागालैंड के डिसेबिलिटी कमिश्नर के साथ पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने कहा कि वो जो हमारा एरिया है, टायराइन है, वहाँ पे हिली एरिया है, वो ये वाले एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स तो चलते ही नहीं वहाँ पे। तो कुल मिला के इन नटशेल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या लगता है कि कभी भारत एक्सेसिबल होगा? बहुत भारी प्रश्न पूछा है आपने और मुझे नहीं लगता मैं इस पे एक कोई अरे परसेप्शन तो बता सकते हो ना अपनी।
जी तो मैं लॉयर हो, frustration लॉयर कहाँ से डरते हैं इन बातों पे? लॉयर तो हूँ। तो देखिए, अब सुगम्य भारत अभियान की जहां तक बात चल रही है, सुगम्य भारत 2.0 लॉन्च हुआ है कुछ महीनों पहले ही। मिनिस्टर ने बोला है एक स्पीचेस में कि दे ट्राइड टू री इन्वेंट एंड री इमेजिन द इंटायर कैंपेन। एंड जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ, इसमें स्कोप तो है, कॉन्वर्सेशंस तो हो रही हैं धीरे धीरे। जैसे पहले हम बचपन में हम लोग देखते थे, कुछ भी प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की स्पीच होती थी तो नीचे से नीचे एक छोटा सा बॉक्स आता था, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर चलता रहता था पैरेलल। आजकल वो नहीं दिखता है, अब वो फिर से दिखने लगा है। तो चीजें बदल रही हैं, हर चीज को टाइम लगता है, हर अच्छी चीज को होने में समय लगता है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो, ठीक है, बिल्डिंग्स तो हैं अपनी जगह, बिल्डिंग्स को चेंज करना, बिल्डिंग्स के लिए अप्रूवल्स लेना, आर्किटेक्ट से बात करना, इंटीरियर वाले से बात करना, म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेना, ये सब तो अपनी जगह है। लेकिन देर इज अ बिगर एलिमेंट टू एक्सेसिबिलिटी, और वो है एटीट्यूडनल बैरियर। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है फिजिकल बैरियर से बहुत परे है। मैं अगर रैंप भी बना दूं और मैं लिफ्ट लगा दूं और मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर खड़ा कर दूं, लेकिन अगर मैं बदतमीजी से पेश आऊं, तो इन सब चीजों का क्या फायदा है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे, या तो इसलिए क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे थोड़ी सी जागरूकता बढ़ रही है। अगर लोग आपके लिए मतलब अगर लोग एम्पथी से सोचना शुरू करें, लोग संवेदनशील होना शुरू करें, तो आधी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। बहुत सही आपने कहा ये एटीट्यूडनल बैरियर वाली बात। कल ही मेरे पास एक केस आया, उन्होंने बोला नौकरी तो मिल गई है लेकिन माहौल बहुत डिप्रेसिंग है गवर्नमेंट से, कोई ढंग से बात नहीं करता है, कोई डिवाइस नहीं मिलती टाइम पे। अगर हमारे लिए पीसी आता है तो हमें वो नया पीसी वो ले लेते हैं, हमें पुराना दे देते हैं, फिर हम वहीं के वहीं। तो ये एटीट्यूडनल वाली ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होने की बहुत जरूरत है, तभी चेंज आएगा। यू वेरी राइट ऑन दैट। और गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि नंबर गेम को छोड़ देना चाहिए और रियलिटी में काम करना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट बना के आगे चलना चाहिए। जब ये हमें जो डेटा फॉर्ज करना है ना, जो नंबर बहुत दिखाने हैं, जब तक उससे बाहर नहीं आएंगे तो बात बनेगी नहीं रियल सेंस। भूमिका जी, कुछ ऐसा जो मैंने नहीं पूछा और आप शेयर करना चाहती हो? नहीं, ऐसा आपने, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप में जो क्यूरियोसिटी है, आई थिंक उसको आई होप मैंने सेटिस्फाई किया। आपके जो प्रश्न थे उनको मैं सही जवाब दे पाई। बिल्कुल। um, बस आपको और कुछ, मैं सबसे यही विनती करूंगी कि आप प्लीज ऐप को डाउनलोड कीजिए, देखिए क्या है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब तक खुद ना देखें तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए किसी चीज पे। तो आप प्लीज डाउनलोड कीजिए ऐप को, दोनों स्टोर्स पे अवेलेबल है, यस टू एक्सेस टाइप कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए कितना उसमें डेटा है और कैसे उसको और हम पॉपुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको और आपकी टीम को और जो भी सुन रहा है उनको मैं बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। और लिसनर्स, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों लिंक आपको दे देंगे, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर का। तो डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट लिसनर्स आपसे, एक्सेसिबिलिटी ही एक ऐसी चीज है जो डिसेबिलिटी का गैप ब्रिज कर सकती है बिटवीन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड विदाउट। आपके पास मौका है घर बैठे एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर बनने का। इसको एक्सप्लोर करें, डाउनलोड करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को भी अवेयर करें। ये हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। आई होप कि आप लोग डाउनलोड करेंगे, सर्कुलेट करेंगे और फीडबैक और रिव्यू देंगे इस ऐप को। भूमिका जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे। और उम्मीद है कि आपके इस इनिशिएटिव को लोग हाथों हाथ लेंगे और ये हमारे लिए एक माइलस्टोन बन के बाहर आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद महाजन जी, थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, बात की आज हमने भूमिका जी से जो एपीडी की लीड हैं यस टू एक्सेस प्रोजेक्ट की। बताया उन्होंने क्या एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस हैं और कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप लोग ऑडिटर बन सकते हैं एक्सेसिबिलिटी के। इस ऐप को डाउनलोड करें, सर्कुलेट करेंगे। मैं मिलूंगा अगले सप्ताह किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है
चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi